महेंद्र हियर फ्रॉम टेक सेंटर। आप जानते होंगे बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज अपना टारगेट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं आईसीआई ने। ये पीडीएफ जितना रेलेवेंट आज के लेक्चर का पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सो यू कैन रेफर इट। बाकी ये साइट पे पड़ा है। किस किस के लिए ये लेक्चर यूज़फुल है? सीए इंटर वालों के लिए तो मैंडेटरी है करना, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, सीएमए इंटर वालों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वही क्वेश्चंस यहाँ पे क्या किए हुए हैं, डाले हुए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। उससे पहले आगे बढ़े एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन सीरीज़ यूट्यूब पे ये चैनल पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। हाईली 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 रिकमेंडेड है। अगर वो आप वीडियोस रिवीजन के स्पीड अप करके भी देख लेते हो 2-3 बार तो आपका सब्जेक्ट कोई अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स आ रहे हैं, 1-2 चैप्टर के मैंने डाल दिए हैं। अभी 1-2 दिन में आपको आरटीपी वगैरह का सबके वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जैसे हर टाइम मैं डालता हूँ इस बार भी मैं डाल दूंगा। अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं। वो जो रिवीजन सीरीज़ है अगर उसको मैराथन करके डालना है तो आप बता सकते हो, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो आपको एक वीडियो में सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। और क्या बात करना है, और कुछ नहीं करता। अभी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का मकसद क्या है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना। जिससे क्या फ़ायदा होगा, मेरा ये विज़न है कि आप लास्ट दिन होता है ना एग्ज़ाम का, जिस दिन टाइम नहीं मिलता ये सब करने का, मैं चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर मैं आपको ये पूरी सब चीज़ें करा दूँ कि आप उसको 2x की स्पीड में उस दिन भी देखो तो भी आपका आधे घंटे में निपट जाए। करेक्ट है। तो कम से कम टाइम लूँगा, कोई प्रमोशन कुछ नहीं होगा, हाईएस्ट कंटेंट कवर होगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठ के फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, कैल्सी ले लेना है, ये शीट ओपन कर लेनी है, साइड से ले लो। सीएस वालों को नहीं पता कहाँ है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर दो साथ में, ठीक है। और आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड कंपनी अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय। मेघालय में कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी लेना चाहता है। तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट क्या है? सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है, 75 लाख। करेक्ट है? हाँ जी सर करेक्ट है। तो पहले का आंसर हो गया बी। और फिर आगे सेकंड पे आते हैं, द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम एमपी। एमपी से इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, मतलब एमपी से बाहर बेच रहा है। नॉट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेंटली विच इज नॉट, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं सप्लाई कर रहा है, या प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट भी नहीं सप्लाई कर रहा है, इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इफ दिस कंडीशन हैपन। मतलब कौन सा कंडीशन हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी जीएसटी में लेना पड़ेगा। देखो गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट गलत है 20 लाख, दूसरा पॉइंट गलत है 10 लाख, तीसरा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर, और चौथा क्या है, इन केस ऑफ मेकिंग ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये देखो प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो टैक्सेबल गुड्स का तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। कौन सी सर्विस जो है वो एग्जेम्प्ट होती है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का टेस्टिंग क्या एग्जेम्प्ट है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। फार्म लेबर का सप्लाई क्या एग्जेम्प्ट है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या एग्जेम्प्ट है? बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। तो मतलब आंसर क्या है, तीनों आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो है मिस्टर नारायण गोयल हैज बुक्ड अ रूम ऑन अ रेंट इन सनशाइन होटल फॉर अ पर्पज ऑफ लॉजिंग ऑन 10 अगस्त। नारायण भाई क्या करते हैं, एक होटल में रहने के लिए जाते हैं 10 अगस्त के दिन। जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय मिस्टर नारायण गोयल। नारायण गोयल को जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना तक रहेगा, तो देखो अप टू 1000 रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो क्या नहीं भरना पड़ेगा जीएसटी। तो 6000 ज्यादा है, 11000 ज्यादा है, 1500 ज्यादा है, तो अप टू 1000 मतलब 800 रुपया रहेगा तो जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर
5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कंपोजिशन लेवी के अंदर टैक्स पे किया है बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने सैंपल दिए हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया है बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) में ब्लॉक हो जाता है ये सब केस में क्रेडिट। तो आंसर विल बी डी ऑन क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सुभाष एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज अ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सुभाष कौन है? रजिस्टर्ड है, सप्लाई करता है अनरजिस्टर्ड को, मतलब B2C इनवॉइस कर रहा है। इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स सच पर्सन इज डैश एंड रिसिपिएंट, मतलब कितना तक अमाउंट होगा और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए तो उसको इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, अप टू 200 मतलब लेस देन 200 अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन 200 क्या है? 150 है। करेक्ट है। ये दो कंडीशन होती है कि अमाउंट 200 से कम होना चाहिए और रिसिपिएंट को क्या नहीं चाहिए? इनवॉइस नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? 7वां, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम अंडर जीएसटी टू मेक वन टैक्स वन मार्केट फॉर कंज्यूमर। जीएसटी लाने के लिए बहुत सारे सेंटर के भी कानून में लाए गए थे, ऐड किए गए थे, टैक्सेस ऐड किए गए थे, स्टेट के भी ऐड किए गए थे, फिर जीएसटी बना था। करेक्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हुआ है? आउट ऑफ डिटरमाइन विच टैक्स हैज बीन सब्ज्यूम, तो कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम हो चुका है? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है भाई। कस्टम सो एज इट इज लगता है, उसमें कुछ काउंटर वेलिंग सीवीडी ऐड हुआ है पर बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड नहीं हुआ है। दूसरा, टैक्सेस ऑन लॉटरी ऐड हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। और तीसरा क्या लिखा है? एनवायरमेंट टैक्स ऐड हुआ है क्या? ऐसा कुछ लिखा था क्या? जब मैंने वो चार्ट पढ़ाया था आपको आईसीआई का बेसिकली मॉड्यूल का चार्ट जब पढ़ाया था तो क्या आपने देखा था एनवायरमेंट टैक्स ऐड हुआ है? नहीं हुआ है। तो ओनली कौन सा हुआ है? लॉटरी। करेक्ट। 8वें पे आ जाते हैं, 8th क्वेश्चन पे। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेलवे फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब अगर ये ट्रेन कौन सी सामान लेके चेन्नई से गुजरात जाएगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पल्सेस एग्जेम्प्ट होंगे, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होंगे। मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट होंगे? हाँ जी हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या एग्जेम्प्ट होंगे? नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का कुछ नहीं लिखा था। जैगरी हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। नहीं, जैगरी भी तो कहाँ होता था? जैगरी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा एक्चुअली। सिर्फ पल्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट ही क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। आंसर 8 का क्या होगा? ए होगा। करेक्ट है। चैगरी नहीं होता था, उसमें स्पेसिफिक लिस्ट था, न्यूज़ था, न्यूज़पेपर्स थे, मिल्क प्रोडक्ट थे। चैगरी कहीं पे नहीं लिखा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिखा हुआ था, पल्सेस लिखा हुआ था। तो 8वें का आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। 9th है सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। किसका वेयर हाउसिंग करोगे तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा? टी का करोगे? हाँ वो बहुत बड़ा लिस्ट था, मैंने आपको एक फालतू सा स्टोरी बना के याद करवाया था कि आप पहले राइस चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, फिर वेजिटेबल्स ले रहे हो, ऐसा करके मैंने कुछ तो पढ़ाया था, आपको याद है? हाँ जी। देखो टी का वेयर हाउसिंग करेंगे एग्जाम्प्ट होगा, बिल्कुल होगा। जैगरी का करेंगे? हाँ होगा। बीटल लीव्स का करेंगे, सुपारी का करेंगे? होगा, हाँ होगा। प्रोसेस कैश्यू नट नहीं होगा। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 आंसर विल बी डी। जीएसटी इज नॉट पेएबल बाय रिसिपिएंट, मतलब कौन से केस में रिसिपिएंट को जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा? रिसिपिएंट कब जीएसटी पे करता है? जब आरसीएम होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से केस में आरसीएम नहीं है, मतलब कौन से केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है बेसिकली। करेक्ट है। तो सबसे पहला स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एबीसी लिमिटेड को दिया जा रहा है, तो ये क्या आरसीएम में आएगा? बिल्कुल आरसीएम में आएगा। तो आंसर ये है, एफसीएम नहीं है। सर्विस सप्लाई कर रहा है डायरेक्टर जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, किसको? गैलेक्सी लिमिटेड को कर रहा है, टू मिस कृष्णा। तो ये डायरेक्टर रजिस्टर्ड है, तो बेसिकली ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है भाई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही होगा क्योंकि ये स्पेशल क्लॉज था, मैंने एग्जामिशन में पढ़ाया था। और सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरिंग एजेंट टू बैंक, ये किस में आता है? आरसीएम में आता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट आएगा, विल बी सी। 10th का सी। 11th पे आते हैं। मिस्टर एक्स फटाफट हो रहा है। हाँ जी, यही टारगेट है कि
एकदम अंदर अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, सब लॉजिक क्लियर करने हैं और फटाफट आगे बढ़ना है। मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP है, इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग taxable supplies of a notified handicraft or predominantly handmade product, which of the following statement is true। मतलब CTP के लिए कौन सी बात सही है? तो सबसे पहला पॉइंट है मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। भाई इनको तो एडवांस में लेना पड़ता है, ये तो गलत है। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी लेना पड़ता है। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर GST इफ एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, इफ एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, हैज टू रिक्वायर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST, ये सही है। तो 11th का आंसर विल बी डी। 12th पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू NRTP इज वैलिड फॉर कितना दिन के लिए होता है? 90 डेज और पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर विल बी 90 डेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कौन सी ऐसी है जो शेड्यूल 3 में आ जाएगी? तो सबसे पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC हैज नॉट, ये तो शेड्यूल 1 में आता है, डीम सप्लाई माना जाता है। फिर टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये शेड्यूल 2 में आता है, सप्लाई माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये शेड्यूल 3 में आता है, तो ये एक सही आंसर है। और दूसरा, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी बिल्कुल शेड्यूल 3 में आता है। तो आंसर विल बी 3 and 4, तो आंसर विल बी डी। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है? तो सिर्फ वो आउटपुट टैक्स पे करने में यूटिलाइज हो सकता है। करेक्ट है, इसमें तो अभी क्या समझाऊं। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। भाई एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? देखो एग्रीगेट टर्नओवर, आप यहाँ बैठे हो तो आपकी तरफ से जो भी सेल्स हो रहा है, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, यहाँ से आपकी तरफ से जो भी सेल्स हो रहा है वो क्या आता है? एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है। पर आपकी तरफ मतलब जो RCM वाला जिस पे आप टैक्स भरते हो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। दूसरा देखना होता है ये पैन इंडिया बेसिस, मतलब टोटल इंडिया के बेसिस पे देखना पड़ता है, स्टेट वाइज नहीं देखना पड़ता, और इसमें GST का कंपोनेंट नहीं डालना होता है। करेक्ट है। तो सबसे पहला एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये हाँ सही लिखा हुआ है। एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर यहाँ पे कहीं प्रॉपरली नहीं लिखा है किस बारे में, कि जैसे पैन इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होता है, CGST SGST एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन कंप्यूटेड ऑन ईच स्टेट। ईच स्टेट नहीं होता है, पूरे इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होता है। Aggregate value of all taxable intrastate supply, export of goods and services and exempt supply of person having same PAN computed for each state separately, no। तो लास्ट वाला ही पॉइंट सही है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, export of goods and services and interstate supplies of a person having same PAN and computed all India basis excluding any tax if charged under CGST SGST IGST। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विद इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST। भाई 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है। कलीम एंड एसोसिएट्स मेड अ एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या GST कैंसिलेशन करना है इनको इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। मार्च में बिजनेस बंद हो गया, इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन किया है GST कैंसिलेशन के लिए। इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ GST इज अप्रूव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 4th of September। 4th सितंबर को क्या हो चुका है? इनका अप्रूव हो चुका है एप्लीकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। उसके लिए ऑर्डर पास कब हुआ है? 14 सितंबर, तो ये स्पेशल डेट है। इन द गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट इज रिक्वायर्ड टू फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करना है? तो देखो फाइनल रिटर्न विद इन आपको 3 मंथ फाइल करना होता है फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर। 14 सितंबर से 3 महीना कैलकुलेट कर दो,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपको 14 दिसंबर तक क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं, ज़ाइलो हैज़ अ 3 ब्रांचेस। ये जो ज़ाइलो है इसके 3 ब्रांचेस है, एक है अमृतसर में, एक है जालंधर में, एक है लुधियाना में, इन द स्टेट ऑफ पंजाब। एक ही स्टेट में क्या है, 3 ब्रांच है। अमृतसर एंड लुधियाना ब्रांचेस आर एंगेज, ये वाला और ये वाला ब्रांच एंगेज है किसमें, गारमेंट सप्लाई करने में, और जालंधर ब्रांच क्या करता है, शूज़ का सप्लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। क्या ज़ाइलो लिमिटेड कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब स्टेट डिक्लेयरिंग एनी वन ऑफ द ब्रांचेस एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल 2 ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच 3 ब्रांचेस, बिल्कुल कर सकता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तीनों का ले सकता है। ज़ाइलो and company can obtain one GST registration for shoes business and another GST registration for garment business, ऐसा नहीं कर सकता। एक करके 2 एडिशनल प्लेस बता सकता है, सबका अलग अलग ले सकता है, पर ऐसा कुछ मर्जर वर्जर नहीं कर सकता, ये जीएसटी में अलाउड नहीं है। तो 1 और 2, इधर 1 और 2 आपका आंसर आ जाएगा 18 का सी, करेक्ट। 19 पे आते हैं, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर अ नॉर्मल टैक्स प्लेयर। भाई कब तक जीएसटी का सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा, जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड होगा। नेक्स्ट और बी सेकेंड मतलब 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड प्रोवाइडेड नो एक्सटेंशन टू सेट टाइम लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड। इसका मतलब क्या है कि कितने दिन के अंदर आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या करना है। अगर टाइम लिमिट एक्स्ट्रा नहीं दिया है, जो 30+30 का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट अगर नहीं दिया है, तो आपको कब तक क्या करना है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है। तो भाई 30 डेज के अंदर आपको करना होता है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, करेक्ट है। हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, कैन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अ रिसिपिएंट। क्या कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, क्या कलेक्ट कर सकता है जीएसटी? नहीं कर सकता भाई, उसको कोई अधिकार नहीं है कलेक्ट करने का। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इन केस ऑफ जीटीए टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देखो जीटीए में 2 ऑप्शन होते थे, आरसीएम का होता था, एफसीएम का होता था। तो एफसीएम कब होगा, जीएसटी इज पेबल एट 12%, अगर 12% जीएसटी पे करोगे तो एफसीएम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जीएसटी इज पेबल एट 5% नहीं, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, और रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं। तो अगर आप 12% जीएसटी पे करते हो तो आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सबसे पहले योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इन द रूरल एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एग्जेम्प्ट है, हाँ एग्जेम्प्ट है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये आंसर सही होगा, आंसर विल बी डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा है, और कौन सा सप्लाई है ही नहीं, ऐसा कुछ आया तो अपने को सिर्फ इतना बताना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा है। तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन अ गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। याद करो शेड्यूल 2 में पढ़ाया था कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तो ये तो सही है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो सीधा सप्लाई ऑफ गुड्स है। और ट्रांसफर इन टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, शेड्यूल 2 के पार्ट है, तो आंसर विल बी योर 1। 24 का आंसर विल बी 1। नेक्स्ट आते हैं 25 पे, रामा लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सितंबर मंथ का इंफॉर्मेशन दिया है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट
आउटवर्ड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विसेज। अपने को क्या निकालना है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या टैक्सेबल सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या टैक्सेबल आउटवर्ड इंट्रास्टेट आएगा, बिल्कुल आएगा। इंट्रास्टेट आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सपोर्ट आएगा, हाँ जी आएगा। आरसीएम वाला आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 8 + 5 13 + 10 23 विल बी योर आंसर। 25 का सी करेक्ट है। 26 पे आते हैं। पी लिमिटेड है इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कंपनीज एक्ट के हिसाब से पी लिमिटेड का ऑफिस महाराष्ट्र में है, जहां से ये बिजनेस करता है टैक्सेबल गुड्स का। इसका और एक वेयरहाउस है, कहाँ पे, तेलंगाना में है। स्टोरिंग सेड गुड्स, वो गुड्स को स्टोर करने के लिए तेलंगाना में एक वेयरहाउस भी है। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर पी लिमिटेड, तो तेलंगाना होगा या महाराष्ट्र होगा, तो दोनों होगा प्लेस ऑफ बिजनेस। 27 एग्जाम्ड सप्लाई में क्या क्या आता है। तो देखो एग्जाम्ड सप्लाई में मैंने आपको जब एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था 3 चीज़ें आती है, करेक्ट है। तो सबसे पहले ऐसी सप्लाई जो नील रेट अट्रैक्ट करती है, तो क्या ये आपका आएगा एग्जाम सप्लाई में, बिल्कुल आएगा। दूसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। और तीसरा ऐसी जो सप्लाई जो आपका एग्जेम्प्ट है, मतलब सेक्शन 11 ऑफ CGST या सेक्शन 6 ऑफ IGST में कवर्ड है, क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब तीनों बोथ 1 2 3 जो है वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, करेक्ट है। 28 पे आते हैं। विच ऑफ द सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है GST से। तो सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट एग्जेम्प्ट है। फॉर्म ऑफ पेंटिंग एग्जेम्प्ट है। स्कल्पचर मेकिंग क्या एग्जेम्प्ट है क्या, नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया था कि स्कल्पचर मेकिंग एग्जेम्प्ट है, तो ये पॉइंट तो सही नहीं है। दूसरा सर्विसेज बाय आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट एग्जाम नहीं था, क्लासिकल आर्ट एग्जाम था। थर्ड पॉइंट सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक, करेक्ट है। क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस, करेक्ट है। विद कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग ₹1.5 लाख, नहीं, अप टू 1.5 लाख होता था तो एग्जाम्प्ट होता था, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। किस में जाओगे तो GST नहीं लगेगा, म्यूजियम में जाओगे तो GST नहीं लगेगा, बिल्कुल। नॉट एग्जाम मतलब किस में जाओगे तो GST लगेगा, तो म्यूजियम में तो GST नहीं लगेगा, नेशनल पार्क में भी GST नहीं लगेगा, टाइगर रिजर्व में भी GST नहीं लगेगा। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट वेयर एडमिशन टिकट कॉस्ट 600 पर पर्सन लगेगा। अगर 500 रुपये तक 500 तक होता तो GST नहीं लगता था, बट 600 है तो GST लगेगा। 30 डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई हो गया उसके बाद डिस्काउंट दिया है तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस होगा, हाँ होगा, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन कौन से 3 कंडीशन, वही दी हुई है। पहले सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और एट और बिफोर, करेक्ट है। दूसरा वो लिंक होना चाहिए इनवॉइसेस से, और तीसरा प्रोपोर्शनेट ITC क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिसिपिएंट नीड्स टू ऐड ITC अवेल्ड बाय हिम टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें उसको अपना इनपुट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। सबसे पहले अगर पेमेंट फॉर सप्लाई विथ टैक्स पेएबल देयर ऑन अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज नॉट मेड बाय सप्लायर विद इन 45 डेज, ऐसा कुछ नहीं था। If payment for supply along with tax payable thereon under forward charge is not made to supplier within 90 days, ऐसा भी कुछ नहीं था, 180 डेज था। तो यहाँ पे देखो ये 180 डेज है, तो ये आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर करेक्ट अंडर GST। पहला पॉइंट क्या है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST और UTGST शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन अंडर CGST। बिल्कुल सही है, एक एक्ट में कैंसिल हो जाएगा, ये रिवोकेशन हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका दूसरे एक्ट में भी सेम इफेक्ट आ जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UTGST शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिलेशन अंडर CGST, करेक्ट है। पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
तीसरा है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UT GST शैल नॉट बी रिवोकेशन, ये तो गलत है भाई सीधा सीधा। और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UT GST शैल नॉट बी डीम्ड टू बी कैंसलेशन अंडर CGST, ये भी गलत है। तो आपका आंसर विल बी 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इफ द गुड्स आर रिसीव इन अ लॉट और इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में गुड्स मिलते हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है तब आप क्या कर सकते हो, ITC ले सकते हो, सिंपल सी चीज है। फॉर बैंकिंग कंपनी यूज इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बैंकिंग तो इसके लिए वो रूल वाला एप्लीकेबल हो जाता था, करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन इसको अवेलेबल रहते हैं, या तो वो जो नॉर्मल रूल 42 43 वाला जाना है तो वैसे चले जाओ, या फिर दूसरा आप क्या कर लो, बड़ा ही सिंपल सी चीज कर लो, क्या करनी है, आप 50% वाला क्राइटेरिया ले लो। तो सबसे पहले है कि ITC शैल कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल इंक्लूडिंग, ये जो नॉर्मल मेथड होता है वो, हाँ जी, ये तो अवेलेबल होगा ही। दूसरा 50% ऑफ एलिजिबल ITC ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज शैल बी मैंडेटरी टेकन इन अ मंथ एंड रेस्ट शैल लैप्स, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। बैंकिंग कंपनी चूज ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ये सबसे परफेक्ट है, या तो ए ले लो या बी ले लो, दोनों आप ले सकते हो। और ITC शैल कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीरो, ऐसा कुछ नहीं था, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन और GST कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, द सप्लायर कैन, मतलब अगर वो कैपिटल गुड्स के इनकम टैक्स वाले प्रोपोर्शन पे भी टैक्स वाले प्रोपोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन ले रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता, वो टैक्स वाले कंपोनेंट पे ITC नहीं क्लेम कर सकता। ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो हम लोग ने देखा ही था। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। वेयर हाउसिंग सर्विस ऑफ डैश इज एग्जाम्प्ट, राइस का वेयर हाउसिंग सर्विस एग्जाम्प्ट है, हाँ बिल्कुल है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल है। जैगरी का है, बिल्कुल है। कॉफ़ी का है, बिल्कुल है। तो ऑल ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं देना ज़्यादा यहाँ पे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था क्लास जब कराया था। इवन मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जाओगे तो एक इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का चार्ट बना के रखा हुआ है, थोड़ा नीचे चला गया रहेगा, मैं ट्राई करूँगा उसको वापस थोड़ा ऊपर लेके आ जाऊँ। तो वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला जो चार्ट है ना, वो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर रिसीव्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल 1 की बात हुई है, मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बनेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन USA, क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, बनेगा, नहीं बनेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस, इम्पोर्ट बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन रशिया, क्या सप्लाई माना जाएगा, हाँ जी माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका 1 3 and 4 आंसर होगा। शेड्यूल 1 एक बार पढ़ लेना, या वो एक चार्ट बस है वो देख लेना, तो आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एंगेज in making intrastate supply from UP as prescribed below is not eligible for composition levy under subsection 1 and 2 of CGST Act 2017 even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore। सेक्शन 10 का 1 and 2 मतलब जो आपका गुड्स वाला होता था उसकी बात है। तो अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, ये नहीं आएगा। अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट नहीं। पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम
नहीं, मैन्युफैक्चरिंग था, करेक्ट है। और पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सर्विसेज आप क्या नहीं ले सकते, कंपोजिशन स्कीम में नहीं ले सकते, अंडर 10(1) नॉट एलिजिबल लिखा ना। रेस्टोरेंट सर्विस तो भाई सीधा सीधा एलिजिबल होता था, अगर उसमें कुछ छोटा मोटा सर्विस का कंपोनेंट है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट टाइप तो वो अलाउड होता था। मार्जिनल वाला एक ऑप्शन था, पता है, अगर आप आइसक्रीम में ट्रेड करते हो तो आपको अलाउड है, अगर मैन्युफैक्चर करते हो तो नहीं अलाउड है। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिपेयर करने का सर्विस देते हो तो जो दूसरा वाला कंपोजिशन स्कीम है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम का क्या होगा, 60 दिन के बाद वाला जो डेट होता है वो, या फिर आपका डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पार्टी और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट entered in books of accounts, yes. Date of immediately following 60 days from a date of issue of invoice, yes. और date on which payment is debited to bank account to the recipient, yes. तो तीनों में से जो अर्लियर इवेंट होगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत फास्ट कर रहा हूँ मुझे पता है, बट उसका रीज़न है जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टाइम नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर RCM provision as contained under section 9(3) of CGST? Which of the following services does not fall under RCM? कौन सा ऐसा सर्विस है जो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा? पहला, सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है लद्दाख के लोगों, कोई लद्दाख में बिजनेस एंटिटी है उसको दे रहा है, आएगा, बिल्कुल RCM आएगा। स्पॉन्सर सर्विसेज दिया जा रहा है एक पार्टनरशिप फर्म को जो कि लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, क्या RCM आएगा? बिल्कुल आएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया जा रहा है बॉडी कॉरपोरेट को लोकल लोकेटेड इन केरला, आएगा RCM? हाँ बिल्कुल आएगा। तो सर्विसेज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉरपोरेट, तो यहाँ पे आपका क्या नहीं आएगा, RCM नहीं आएगा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 41 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST? इसमें से कौन से सर्विस एग्जेम्प्ट है GST में से? सबसे पहले लिखा है एडमिशन टू अ सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट ₹550, 500, ये तो नहीं है एग्जाम, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर GST एग्जाम थोड़ी होता है, फिर लगेगा। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, भाई ये थोड़ी एग्जाम्प्ट है। सर्विस बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये एग्जाम्प्ट है, यस, डी इज द राइट आंसर। 42 पे आते हैं ITC ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे ITC 17(5) में ब्लॉक होता है, पर उसके कुछ स्पेशल क्लॉज है जहां पे वो अलाउड होता है, करेक्ट है। तो कौन कौन से क्लॉज में अलाउड है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग, ड्राइविंग, ये सब अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। तो आंसर 1, 2, 3 दैट विल बी डी। 43 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है GST में? सबसे पहले, पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई टैक्स ऑन विच इज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज। ये देखो, ये बहुत घुमाया है ये पहला पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, ये आप पर्सन हो, आप ऐसी सर्विस दे रहे हो जिसके ऊपर RCM में सामने वाला टैक्स भरेगा, तो आपको थोड़ी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, इसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, करेक्ट है। तो ये नहीं आएगा आंसर। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख, कंपलसरी थोड़ी है, सर्विसेज का 20 लाख तक तो आपको मिलता है। पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट थ्रू ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, इनको भी कोई कंपलसरी थोड़ी होता है, क्रॉस होगा थ्रेशोल्ड फिर की बात आती है। और लास्ट लिखा है पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, वेदर है, मतलब कोई एक ऐसा आदमी है जो कि टैक्सेबल पर्सन है, उसका आप एजेंट हो या कुछ ऐसा आदमी हो कि उसके बिहाफ पे आप सप्लाई करते हो, तो हाँ जी आपको क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 43 का आंसर विल बी डी। 44 पे आते हैं NRTP इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। NRTP और CTP का रजिस्ट्रेशन आपको पता होगा 5 दिन पहले लेना पड़ता है, करेक्ट है। तो ये 30 डेज का कुछ क्राइटेरिया नहीं है, 60 डेज का भी कुछ नहीं, ये है एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 44 का आंसर विल बी सी, करेक्ट है।
नेक्स्ट आते हैं 45 के ऊपर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर 90 दिन, और जब वो पीरियड रजिस्ट्रेशन में लिखा है विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर विल बी सी। 46 पे आते हैं, इन केस ऑफ एन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एनबीएफसी टू अदर देन अ डिस्टिंक्ट पर्सन, इन्वॉल्व शाल बी इश्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश। मतलब इन्वॉइस कितने दिन तक करना पड़ता है? नॉर्मल लोगों के लिए 30 डेज होता है, बैंकिंग एनबीएफसी वालों के लिए 45 डेज होता है। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। 47 पे आते हैं, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इश्यूड। इनवॉइस कब तक इश्यू होगा? तो जब सप्लाई करते हो या 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर विल बी सी 47 का करेक्ट है। 48 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनवॉइस टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट कॉपी में बनता है और सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट कॉपी में बनता है। करेक्ट है, हाँ जी सर। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शाल बी डिस्चार्ज फर्स्ट वाइल डिस्चार्जिंग द टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। डिस्चार्ज कौन कौन से मूवमेंट में, तो कौन कौन से क्रोनोलॉजी से होता है? बेसिकली पहले क्या डिस्चार्ज करना है, फिर तो सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपको क्या करना है, ड्यू डिस्चार्ज करना है। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का डिस्चार्ज करना होता है। उसके बाद कोई डिमांड वगैरह बच गई तो करना होगा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस टैक्स पीरियड का करना पड़ेगा। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न, तो फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करना होता है? आपका कैंसलेशन का ऑर्डर आ जाए या आपका कैंसलेशन हो जाए, विच एवर इज लेटर होगा, वहां से लेके 3 मंथ के अंदर आपको क्या कर देना होता है, फाइनल रिटर्न क्या करना होता है, फाइल करना होता है। करेक्ट, हाँ जी सर। फिर 51 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन। देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, बेसिकली एक छोट डेफिनेशन जो रिलेटिव का है वहां से उठा लिया है। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चाइल्ड का रिलेटिव कब माना जाएगा पता है? जीएसटी में जब वो होली डिपेंडेंट वाला चीज आ जाता है तब रिलेटिव माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि कभी वो रिलेटिव बन ही नहीं सकते, गलत है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि क्या वो हमेशा रिलेटिव बनेंगे, ये भी गलत है। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंड। हाँ ये सही लग रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड चाइल्ड ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट। ये कोई सेंस नहीं है, तो आंसर विल बी 51 का सी करेक्ट है। 52 पे आते हैं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो अल्कोहल के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, सेक्शन 9 आपका जो चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का, वो ही बोल देता है कि हर एक इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी हम लगाएंगे पर अल्कोहल पे नहीं लगाएंगे। आईजीएसटी का 5 भी यही बोल देता है कि हर एक इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगाएंगे पर अल्कोहल पे नहीं लगाएंगे। मतलब अल्कोहल जीएसटी के एम्बिट में है ही नहीं, जीएसटी की नज़र में है ही नहीं। जिस दिन अल्कोहल को लाना होगा उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ जाएगा। करेक्ट है। तो उसके ऊपर क्या लगता है? पहले मैन्युफैक्चर के ऊपर जो एक्साइज लगता था वही लगता है और सेल के ऊपर सीएसटी या वैट जो लगता था वही लगता है। अभी तक तो दोनों ये लगता है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। हाँ जी सर। 53 पे आते हैं, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू इज 20th Jan 2021 of services received by him. Its input tax credit is lost if ITC is not availed on or before. देखो बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। जब आपका 3B का सितंबर मंथ का जीएसटीआर 3B जो होता है उसका ड्यू डेट मतलब उसका अक्टूबर का 20 तारीख, या फिर आप एनुअल रिटर्न जब तक फाइल कर देते हो विच एवर इज अर्लियर तक आपको क्या करना होता है? क्लेम करना होता है। तो ये सब सेंस नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अंडर सेक्शन 39 for September 2021 और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। 54 के ऊपर आ जाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। किस किस के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा 54 में? सबसे पहले अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स यूज करते हो, पर्सनल कंजम्पशन का मतलब तो यहाँ पे 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयज एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, तो ये भी 17(5) में क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। और ट्रेवल बेनिफिट
एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन अ वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, तो ये भी 17(5) में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा बेसिकली। तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट किस में भी नहीं मिलेगा, तो 54 का डी हो जाएगा आंसर। 55 पे आते हैं, Which of the following is not considered as a goods under CGST Act 2017? देखो गुड्स में क्या नहीं आएगा, एक तो सिक्योरिटी नहीं आएगा, दूसरा करेंसी भी नहीं आता है एक्चुअली, बट ये 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100 ये एक्चुअली करेंसी नहीं है, ये एक एंटिक पीस है एक तरीके से, उसका वैल्यू तो 10 पैसा है बट उसका ₹100 क्या हो रहा है, फैच हो रहा है। दूसरा शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, तो ये भी बिल्कुल आपका, ये तो सिक्योरिटी है सीधा सीधा, ये तो होगा ही नहीं। और तीसरा है लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट को गुड्स माना गया है, बिल्कुल माना गया है एक्शनेबल क्लेम में, बाकी सबको निकाल दिया है, बस लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को रखा हुआ है, करेक्ट है। तो आंसर विल बी 2, तो 55 का आंसर विल बी बी, करेक्ट है। 56 पे आते हैं, Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? राम कहाँ का है, मुंबई का है, उसको दिल्ली में जाके ट्रेड एग्जीबिशन कुछ लगा है, उसमें क्या करना है, अपना सामान वामान बेचना है, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला लिखा है ही नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज CTP, ट्रू है भाई, ये तो पहला पॉइंट ही ट्रू है। दूसरा ही नीड्स टू पे एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल ये इन लोग को करना ही पड़ता है। ही नीड्स टू मैंडेटरीली हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, फॉल्स है। क्या आपको दिल्ली में अगर CTP दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली में उसको मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस डिसाइड करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर सी करेक्ट है। चौथा देख लेते हैं कि उसको GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल कर। नेक्स्ट 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर GST, इसमें से कौन सी चीज एग्जेम्प्ट होगी GST में। सेल ऑफ लिकर, सेल ऑफ लिकर क्या है, बेसिकली आपका ये तो कवर ही नहीं होगा, ये GST में है नहीं, तो एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, और सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेशन यूटिलिटी ये भी एग्जेम्प्ट है। तो आंसर 57 का आंसर विल बी डी, करेक्ट है। हाँ जी सर। 58 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन फॉर हेल्थ केयर सर्विस। एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, तीनों आपका रिकॉग्नाइज है। इसमें वो रेकी करके एक जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, बाकी तो बेसिकली क्या है, रिकॉग्नाइज है। नेक्स्ट आते हैं 59 पे, Which of the following service is exempt under healthcare service provided by clinical establishment? पहला है, कौन सा exempt होगा, chemist shop in the hospital selling medicine to public at large, ये तो exempt होगा नहीं, taxable होगा। Food supplied by canteen run by hospital to inpatient as per diet prescribed by the hospital's dietitian, ये आपका क्या होगा, exempt होगा। Food supplied to the visitor or attendant of the patient in the hospital by canteen run by the hospital, ये आपका taxable होने वाला है, और advertisement services taxable होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सिंपल सा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, एडवांस नोटिफिकेशन बाय 66/2017 से निकल जाता है, 15 और 25 विच एवर इज अर्लियर 15 अप्रैल। इनवॉइस इश्यूड और गुड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। 61 पे आते हैं, 61 शाम लोकेटेड इन मुंबई रिसीविंग अ लीगल सर्विस फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान रजिस्टर्ड अंडर GST। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शाम इज ₹40 लाख, मतलब वो भी रजिस्टर्ड है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब ये क्या हो गया, ये सिंपल सी चीज़ है, RCM वाला केस हो गया। RCM में इनवॉइस का डेट दिया हुआ है, पेमेंट का डेट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन है। 62 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा आदमी ऐसा है जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, कौन सी कंपोजिशन स्कीम, 10(1) एंड 10(2) की। 10(2)A की बात नहीं हुई है, 10(1) और 10(2) मतलब गुड्स वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। इसमें से कौन सा आदमी, तो पहला है मेसर्स ABC, अ फर्म सेलिंग गारमेंट, गुड्स बेच रहा है, हाँ। एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख है, हाँ, तो ये तो ले सकता है।
फिर बात करें स्टार्टअप कंपनी है जो कि रेस्टोरेंट का काम करता है, तो रेस्टोरेंट और टर्नओवर भी उसका 98 लाख है, तो ये भी ले सकता है। कुरियर सर्विस कंपनी है, सर्विस सिर्फ रेस्टोरेंट चलता है या फिर मार्जिनल सर्विस चलता है, तो ये सर्विस कंपनी 10(2)A में ले सकता है, पर वहाँ पे भी ये नहीं ले सकता क्योंकि इसका टर्नओवर 50 लाख से बेसिकली ज़्यादा है। तो ये वाला जो आंसर है सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। अज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन, मतलब हर एक एक्टिविटी में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सप्लाई नहीं है सर्विस का? सबसे पहले रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये तो बेसिकली है ही। एम्प्लॉय ने काम नहीं किया कॉम्पिटिटर का, उसके लिए पैसा, मतलब बेसिकली वो नॉन कॉम्पिट फीस की तरह पैसा लेके जा रहा है, वो कंसिडरेशन है, बिल्कुल ये सर्विस भी है, हाँ जी है। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये तो बिल्कुल है। प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, तो ये क्या नहीं है आपका? सर्विस नहीं है। 64 पे आते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने क्या किया है, सेल किया है वाई लिमिटेड को 2,55,000 2,55,000 का, जिस पे जीएसटी कितना है? 18% है। तो 2,55,000 का 18% कितना होता है? 45,900 रुपीज़ जीएसटी होता है, करेक्ट। हाउएवर ओविंग टू द सम डिफेक्ट इन द गुड्स वाई लिमिटेड रिटर्न द सम गुड्स बाय इश्यूइंग अ डेबिट नोट ऑफ ₹40,000 इन द सेम मंथ, मतलब क्या किया है, इससे डेबिट नोट इश्यू करके कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी है जिसका अमाउंट कितना है? 40,000 है। जेड उसी मंथ में हो चुका है। जेड लिमिटेड ने रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया है और अपने साइड से क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया है प्लस जीएसटी जो भी है। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगा? तो ये 40,000 का भी आप 18% क्या कर दो, रिड्यूस कर दो इसमें से, तो 40,000 का 18% विल बी 7,200 रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा दैट विल, तो सॉरी वो पीछे नॉइस आ रहा था तो पॉज किया। ये देखो सबसे पहले सेल्स किया था उसका 45,900 था और रिटर्न हो गया इतना। तो ये बेसिकली रिटर्न उसी मंथ में हो चुका है, तो 45,900 माइनस 7,200 दैट विल बी 38,700। वो क्या हो जाएगा? जीएसटी लाइबिलिटी हो जाएगा ये मंथ का 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आप सोचोगे क्या इतना टफ है? कुछ टफ नहीं है। कंपोजिशन स्कीम पे क्वेश्चन है। सी एंड कंपनी जो कि दिल्ली का रजिस्टर्ड सप्लाई है ऑप्ट करता है कंपोजिशन लेवी के लिए सेक्शन 10(1) एंड 2, मतलब वो गुड्स वाला। उसका फोर्थ क्वार्टर का सेल्स दिया है 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपीज़। रेट वगैरह ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मल्टीप्लाई सीधा 1% से होगा जिसमें 0.5 CGST 0.5 SGST। उसने कुछ परचेज किया है, उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। सी एंड कंपनी हैड ऑल्सो परचेज का कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये आपका 15 लाख का 1% विल भी सिंपल है, 15,000 हो जाएगा, उसमें से 7,500 CGST एंड 7,500 SGST। मिस्टर रघु अवेल करता है सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा चार्टेड अकाउंटेंट एज अंडर। पहला है ऑडिट ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ उसकी वाइफ का। ऑल ऑफ द अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अकाउंटेंट ने क्या किया है, ये पूरा 70,000 को क्या कर दिया है, प्लस जीएसटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया है। आपको पूछा है कितने अमाउंट के ऊपर क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, तो देखो ये 5,000 को छोड़ के बाकी दोनों अमाउंट पे मिल जाएगा, क्योंकि ये 5,000 पर्सनल पर्पस के लिए किया गया है, उसके वाइफ का रिटर्न फाइल किया है, ये दो तो बिजनेस का रिटर्न फाइल किया। तो 55,000 प्लस 10,000 65,000 इंटू 18% आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट 67 पे आते हैं। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। राजस्थान का है, जून मंथ का कुछ डिटेल दिया है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹1,25,000 टू जेजे एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन हरियाणा, मतलब आईजीएसटी चार्ज होगा यहाँ पे 1,25,000 इंटू 18%, 1,25,000 इंटू 8, कैलसी साथ में रखो भाई आप लोग भी, 22,500 रुपीज़ करेक्ट है। ये तो क्या आपको टैक्स भरना है, सेल्स किया है। इंटरस्टेट परचेस भी किया है ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब, मतलब आईजीएसटी यहाँ पे भी होगा, पंजाब से है, 40,000 इंटू 18%, 40,000 का 18% विल बी
200 और इंट्रा स्टेट किया है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आर ट्रेडर्स 65,000, तो 65,000 का 18% विल बी 11,700 डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर देता हूँ तो CGST 5850 एंड SGST विल बी 5850। तो जब मैं कंप्यूटेशन करने बैठूंगा फॉर टैक्स लाइबिलिटी तो सबसे पहले IGST ले लूँगा। IGST मुझे भरना है 22,500, उसमें से रिड्यूस करता हूँ सबसे पहला IGST 7,200, फिर क्या CGST और SGST रिड्यूस हो जाता है, IGST से बिल्कुल हो जाता है, एक क्रॉस नहीं होता यूटिलाइजेशन CGST का SGST से या SGST का CGST से, बट IGST से तो हो जाता है। तो CGST रिड्यूस हो जाएगा और SGST रिड्यूस हो जाएगा 5850 5850। So answer will be 25,500 minus 7,200 minus 5850 minus 5850 will be 3,600 IGST. Is it correct? Yes sir. Next आते हैं 68 पे। क्वेश्चन 68 पे आते हैं। ये बेसिकली सेक्शन 15 जो है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई उसका क्वेश्चन है। प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटर स्टेट फॉर 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन यूपी, जिसके ऊपर टैक्स लगता है 5%। ठीक है, एज पर द टर्म ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट प्रदीप को क्या करना है, बलराम की फैक्ट्री तक गुड्स प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए फ्रेट चार्ज होगा 2,400 रुपया। फ्रेट के ऊपर GST लगेगा 12%। व्हाट वुड बी द आउटपुट GST? देखो बड़ा ही सिंपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2,05,000 तो बेसिक आपका वैल्यू है वो आ ही जाएगा, साथ में 2,400 ये ऐड हो जाएगा तो 2,07,400। अभी सवाल उठता है 5% टैक्स लगेगा कि 12%? तो टैक्स 5% ही लगेगा क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है ना, ये मेन सप्लाई तो ये है, साथ में फ्रेट तो बंडल किया हुआ है, तो 5% टैक्स लग जाएगा। कहाँ से? हरियाणा से यूपी जा रहा है तो IGST आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 69 पे। प्रेम एंड सन हैड टेकन GST रजिस्ट्रेशन ऑन 1st January बट फेल्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। 1 Jan को रजिस्ट्रेशन ले लिया पर नेक्स्ट 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल किया। इसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई को और ऑर्डर सर्व किया है 31 जुलाई को। अभी प्रेम एंड सन क्या करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं कैंसिलेशन। तो कब तक वो रिवोक कर सकते हैं? अज्यूमिंग नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट हैज़ बीन ग्रांटेड। अगर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा टाइम लिमिट तो 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो 31 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक्स फ्रॉम PC ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन यूपी। दिल्ली का XX है जो क्या करता है, PC ट्रेडर्स यूपी से बुक खरीदता है। बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, बुक के ऊपर कोई GST नहीं लगता। XX क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम अ GTA विच चार्ज फ्रेट ऑफ ₹9,000 फॉर द सेम। देखो बुक एग्जेम्प्ट है, फ्रेट एग्जेम्प्ट नहीं है, तो फ्रेट पे तो टैक्स लगेगा। करेक्ट है। GST पे हो रहा है 5% पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर 12% पे होता तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता, 5% पे चार्ज हो रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो GST ऑफ ₹450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज, बिल्कुल सही है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ GTA सर्विसेज, ऐसा कुछ नहीं है। सिंस एग्जेम्प्ट गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। GTA फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगा नहीं, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। साहिल अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली इज हैविंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन वसंत विहार दिल्ली which has been given on a rent to family of ₹50 lakh per annum for a use as a residence. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. देखो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो कोई तरीके का GST नहीं लगेगा, पूरा रेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Goods as per section 252 of the CGST Act 2017 includes। सेक्शन 252 में गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है, बिल्कुल होता है। ग्रोइंग क्रॉप अटैच टू द लैंड, बिल्कुल होता है। मनी होता है, नहीं होता है। सिक्योरिटी होता है, नहीं होता है। तो आंसर विल बी 1 and 2 C। 73 पे आते हैं।
Mr. Z of Himachal Pradesh start a new business and make a following supply in a first month. इंट्रा-स्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स का 17 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स करता है 1 लाख का, और इंटर स्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स का 1 लाख रुपया। अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हो टैक्सेबल गुड्स का, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, मिस्टर जेड इज लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ही मेक्स द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। 74 पे आते हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस विल बी डीम्ड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अ टर्म ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017। मतलब कौन सा ये 3 में से ऐसा सर्विस है जो कि डीम सप्लाई माना जाएगा, मतलब शेड्यूल 1 में कवर होगा। तो सबसे पहले AB एंड एसोसिएट ट्रांसफ़र करता है स्टॉक का, गुड्स का, मुंबई से लेके कोलकाता ब्रांच के लिए। तो ये बिल्कुल, ये तो आपका शेड्यूल 1 में आ ही जाएगा, स्टॉक ट्रांसफ़र बेसिकली। रघुवीर एक डीलर है AC का, जो ट्रांसफ़र करता है मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या उसने IT से लिया था पहले? नहीं, ITC ब्लॉक था पहले। तो परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट तब शेड्यूल 1 में कवर होता है जब ITC आपने पहले अवेल किया था, तो ये तो नहीं होगा। मिस्टर रिद्धि एन एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली वर्थ 21,000, ये भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट आते हैं 75 पे आते हैं, PZY लिमिटेड इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ GST टू इट्स सप्लायर अगेंस्ट द इनवॉइस रेज इट। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल ITC। कौन सा ITC इनएलिजिबल हो जाएगा? सबसे पहले है जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार। कार के ऊपर इंश्योरेंस क्रेडिट मिलेगा, हाँ जी, एलिजिबल है। बस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सिटिंग कैपेसिटी 23 है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलता था। आउटडोर कैटरिंग इन अ दिवाली मेला ऑर्गेनाइज फॉर इट्स एम्प्लॉय, नहीं मिलेगा। करेक्ट है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये 3,50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अंडर GST। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, इफ सप्लायर हैज एरोनियसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू 100 है, सप्लायर ने 120 दिखा दिया, देन ही कैन इश्यू क्रेडिट नोट फॉर द सेम। बिल्कुल सही है ये तो। इफ द सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, देन ही कैन इश्यू क्रेडिट नोट, बिल्कुल कर सकता है। इफ quantity received by recipient is more than what has been declared in tax invoice, then supplier can issue debit note for the same। आज ही कर सकता है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हो आप। देयर इज अ नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट, ये गलत है। ऐसा थोड़ी है कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है डेबिट नोट को डिक्लेयर करने का। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर विल बी सी। ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। पर्ल एक क्लासिकल सिंगर है, उसने ऑर्गेनाइज किया है एक इवेंट फंक्शन जो 10th ऑफ अगस्त को होने वाला है। मतलब डेट ऑफ सर्विस क्या है? 10th ऑफ अगस्त। टोटल फीस कितना पे करना है? 20,000 पे करना है, जिसमें से 5,000 उसने एडवांस पे कर दिया है ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। ऑडिटोरियम ने इशू कब किया है इनवॉइस? 25 ऑफ नवंबर। क्या ये 30 दिन के अंदर इशू हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये डेट ऑफ इनवॉइस वाला फंडामेंटल हट जाएगा। तो कहाँ पे? सबसे पहले 5,000 जो एडवांस दिया है उसके लिए 10 अक्टूबर क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और रिमेनिंग के लिए 10 अगस्त आ जाएगा आपका। ये अक्टूबर नहीं होगा, एडवांस के लिए 10 अगस्त आ जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, करेक्ट है। और बचे हुए पेमेंट के लिए 10 अक्टूबर आपका क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, जिस दिन इवेंट हुआ था। तो 5,000 के लिए आपका जब एडवांस दिया था और 15,000 के लिए जब इवेंट हुआ था। इनवॉइस इररिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि वो टाइम के बाद इश्यू हुआ है। 78 पे आते हैं। ABC लिमिटेड जनरेटेड ई-वे बिल ऑन 12th of Feb एट 14 hours, मतलब 2 बजे। इट यूज ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 100 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर का एक दिन होता है, मतलब 5 दिन के हिसाब से। 12th Feb है, ठीक है। व्हेन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल विल एक्सपायर इफ देर इज अ नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। तो 17 से लेके 18 तक, करेक्ट है।
5 दिन 20 किलोमीटर के हिसाब से। 79 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एग्जाम सप्लाई में क्या आएगा? नील रेट आएगा, हाँ जी आ जाएगा। नॉन टैक्सेबल आएगा, हाँ आ जाएगा। एग्जाम जो सेक्शन 11 में है आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो तीनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। राम एक इंडिविजुअल है जो गुजरात बेस है, जो कि जॉब करता है और अर्न करता है 10 लाख रुपए सैलरी। तो राम का एक इनकम तो है सैलरी का, जो कि 10 लाख। उसके अलावा वो कंसल्टेंसी भी देता है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। हिज टर्नओवर कितना है? 12 लाख है। कितना है? 12 लाख है। तो टोटल ऐसे तो 22 लाख हो रहा है, पर ये एम्प्लॉयमेंट वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो सैलरी है। डिटरमाइन वेदर राम इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, नहीं लेना है। सबसे पहला ऑप्शन है यस एज इज एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन, नहीं। नो एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। नो एज अ सप्लाई इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन। ये वाला आंसर क्या है? सही है, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81। हरीश ट्रेडिंग कंपनी सिचुएटेड इन हरियाणा इज अ डीलर ऑफ सीड्स एंड केमिकल फर्ट, मतलब दो चीज़ें बेचती है, एक एग्जम्प्ट है और एक टैक्सेबल है। ही इज अबाउट टू क्रॉस हिज थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। हिज सप्लाई इज मेड एक्सक्लूसिवली विद इन स्टेट ऑफ हरियाणा। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवाइज वेदर ही कैन डू सो। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस कर सकता है, सिंस उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 1.5 लाख से कम है, तो भाई बिल्कुल कर सकता। 1.5 करोड़ सॉरी से कम है तो बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम लास्ट में मैं आपको कराता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो क्या करते हैं फटाफट कर लेते हैं। पीके ट्रेडर्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट गुड्स, परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹17,70,000। इट कैपिटलाइज द फुल अमाउंट इंक्लूडिंग द टैक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब पूरा 17,70,000 क्या कर दिया है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में असेट साइड डाल दिया है। अब इस पे डेप्रिसिएशन पूरा ले रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन लेगा तो इसको आईटीसी कितना मिलेगा? कंप्यूट आईटीसी 0। 84 पे आते हैं। रहीम वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ अ फुटवेयर इन मेघालय। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इस बिजनेस ही विल ऑल्सो मेक सच सप्लाईज थ्रू ECO हु विल कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो उसको कैसे एक ECO से क्या करना है? सप्लाई करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 85 पे आते हैं। वाइल कंडक्टिंग द GST ऑडिट ऑफ विश्वास बैंक, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट बैंक हैज़ नॉट चार्ज GST ऑन सर्टेन सप्लाईज मेड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू डिटरमाइन विच ऑफ फॉलोइंग सप्लाईज आर मेड बाय बैंक इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ इतना बताना है कौन सा सप्लाई इज टैक्सेबल एंड विच इज़ नॉट। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज टैक्सेबल, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एग्जेम्प्ट। तो आंसर इज सी। इज इट करेक्ट? तो अभी अपन कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं? एक जो रह गया था ना। And company registered in Delhi is manufacturer of hardware item. He has purchased a machinery on 1st of June 2024 rupees 59,000, जिसमें GST का component 9,000 है। GST of 9,000 has been claimed by him as ITC. Now on 1st of Jan 2022, he sold his machine to unrelated party Agrawal and Sons of Rajasthan for 47,200। मतलब जो मशीन पहले लिया था तो वो बेच दिया। अभी क्या होगा? वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा ये GST के अमाउंट से। विच एवर इज़ हायर GST पेबल, विच एवर इज़ हायर आपको पे करना पड़ेगा। तो कितने क्वार्टर है? देखो 1st of June 20 में आपने क्या किया है? बेचा है, बेच खरीदा था पहले। तो फिनेंशियल ईयर 2021 में कितने क्वार्टर होते हैं? अप्रैल में जून का पहला क्वार्टर को पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ वाली बात है। दूसरा मतलब पूरे 4 क्वार्टर ही हो जाएंगे। और 21-22 में आपका अप्रैल से जून वाला पहला क्वार्टर प्लस दूसरा सितंबर वाला प्लस तीसरा दिसंबर वाला। ये तो 1st of Jan को ही बेच दिया है ना, पहले डेट को ही बेच दिया है। तो मतलब 3 क्वार्टर हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। 7 × 5% दैट इज 35%।
करेक्ट है। लाइबिलिटी कितना था 9000, तो 9000 में से अपन 35% अगर रिड्यूस कर देते हैं तो 9000 इंटू 65% दैट विल बी 5850 और ₹7200 विच ओवर इज हायर 7000, क्योंकि सिंस से 1 जैन को ही बेचा है उसकी वजह से यहाँ पे 3 लिए हैं, क्योंकि जैसे ही क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके अगले दिन पे बेच दिया। करेक्ट है, तो यहाँ पे 7200 हो जाएगा। 7200 कहाँ से आया, यहाँ से आया। और वैसे भी अगर ये होता तो कितना 40%, 9000 का 60% विल बी 5400 होता, तो इससे भी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता था, 8 क्वार्टर भी ले लेते तो चलो यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए हैं, मैंने खुद ने अभी फटाफट सॉल्व किए हैं बैठ के, तो डन विद इन 1 घंटा मेरे हिसाब से हुआ रहेगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ है, तो कोशिश की है कि मैंने जितना फास्ट हो सके प्लस जितना आपको स्पीड में भी आपको हर चीज़ समझ सके उतने टाइम में आपको फटाफट क्वेश्चन कराने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हेल्प होता है और कुछ नहीं। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी जीएसटी के इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसको जितना ज़्यादा सुनोगे उतना बेटर आपका सब्जेक्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको लगा के सुनना है और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, दैट विल बी बहुत सही हो जाएगा, आपका टैक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जो मैंने वो लेक्चर इनकम टैक्स का रिवीजन बनाया है वो काफ़ी इन डिटेल अच्छे से रिवीजन बनाए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बनाने के लिए बनाए हैं, कि कोई क्लास ले नहीं सकता है या लिया है अभी कुछ याद नहीं है तो भी हेल्प हो जाएगा। और अपने स्टूडेंट के लिए तो वो बहुत सही रहेगा, आपके पास बुक रहेगा, बुक से वो स्पीडअप एकदम मस्त हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ जी सर। तो यहाँ पे हो गया, चलो बाय बाय। अमेंडमेंट वगैरह के जो भी लेक्चर आपको चाहिए, आरटीपी वगैरह के, सब ये चैनल पे आते रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।